नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर समय। मैं आपके साथ प्रतिभा। देखिए, अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन कब ज़रूरी होता है। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि जीएसटी एक ऐसा टैक्स है जो भारत में प्रोडक्ट्स और सर्विसेज सप्लाई पर लगता है। ये इनडायरेक्ट टैक्स है जिसको पिछले कई टैक्स को रिप्लेस करने के लिए 2017 में लागू किया गया था। इसके बाद से कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जीएसटी के तहत रजिस्ट्रेशन किए बिना बिजनेस नहीं कर सकता। अब इसको लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल रहते हैं, जो ऑनलाइन जीएसटी फाइल करने से लेकर इसकी रजिस्ट्रेशन लिमिट तक के लिए हो सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे जीएसटी का पूरा प्रोसेस और साथ ही जानेंगे कि इसमें किस तरह के बदलाव अभी इन दिनों में देखे गए हैं। तो इसी से जुड़ी तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खास मेहमान। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि मेरे लेफ्ट साइड में हैं बैनर्जी एंड एसोसिएट्स के चेयरमैन एडवोकेट शौगता बैनर्जी, and he is previous general secretary Siliguri Taxation Bar Association, also previous general secretary Siliguri Tax Advocates Bar Association, and presently he is joint secretary of St. John's Ambulance and also member of Rotary Club of Siliguri Metropolitan. Hello sir, welcome to खबर समय। अच्छा, नमस्ते। एंड मैं आपको बता दूं कि मेरे राइट साइड में हैं भट्टाचार्यज एंड एसोसिएट्स मैनेजिंग पार्टनर एडवोकेट बोधेन भट्टाचार्य जी, and he has handled more than 100 reported cases to his credit, and he is ex senior standing counsel CGST Excise Customs Government of India, and presently is practicing at Calcutta High Court, Delhi, Gangtok, Assam, Bombay and Madras High Court. Hello sir, welcome to खबर समय। थैंक यू। तो हम जानना चाहेंगे कि जैसे अभी मैंने बताया 2017 में जीएसटी सर लागू किया गया था, तो सर मेरा पहला सवाल होगा कि किस तरह के जो जीएसटी स्कीम आई हैं उसके बारे में सर बताइए। देखिए, जीएसटी कोई स्कीम तो है नहीं, इट इज़ एन एक्ट, और ये एक्ट हैज़ रिप्लेस्ड वैल्यू एडेड टैक्स एक्ट, और उसके भी पहले था जनरल सेल्स टैक्स एक्ट। तो स्कीम में बदलाव ये था कि व्हेन देयर वाज ओनली सेल्स टैक्स एक्ट में कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट का कंसेप्ट ही नहीं था। मतलब आप कुछ परचेज कर रहे हो तो वो पॉइंट में आप एक टैक्स दे रहे हो, फिर आप जब वो सेल कर रहे हो वो पॉइंट पे आप फिर एक बार टैक्स दे रहे हो। इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं होता था। तब वैट आने के बाद ये एडजस्टमेंट शुरू हो गया, लाइक मॉड वैट, सेन वैट क्रेडिट्स इन एक्साइज। और जीएसटी में सबसे बड़ा अंतर ये हुआ कि सेल के साथ सर्विस को भी जोड़ा गया है। मतलब आप मान लो कि आपके पास आप कोई सर्विस ले रहे हो, सर्विस लेके आप कोई गुड सेल कर रहे हो, या फिर आप पहले गुड्स ले रहे हो फिर उसके ऊपर कुछ करके आप वो सर्विस सेल कर रहे हो। यू कैन इंटरचेंजेबली यूज़ दिस क्रेडिट। मतलब आपका सेल का क्रेडिट, सर्विस का क्रेडिट, इसमें अंतर नहीं रहा। तो यू कैन हैव एन एडजस्टमेंट ऑन इट। ये है सबसे बड़ा चीज़ जीएसटी का। दिस इज़ द डिसाइडिंग एंड द मोस्ट यूनिक फैक्टर ऑफ जीएसटी। जी सर, अच्छा मैं जानना चाहूँगी कि जो जीएसटी जो लागू किया जाता है उसमें मिनिमम और मैक्सिमम ये रेंज क्या है सर अलग अलग बिजनेस की? देखिए, ये बोलना, मतलब हम बोल सकते हैं आज का डेट में क्या मिनिमम रेंज है, क्या मैक्सिमम रेंज है, बट मोर देन दैट इट इज़ मोर इम्पोर्टेंट टू नो कि ये रेट्स चेंज होता जा रहा है। 5% से लेके 38% तक, 40% तक इसका जाने का चांस है। ठीक है, तो अभी 18%, 5%, 28%, दीज आर द जनरल रेट्स, फ्लोर रेट्स हम कहते हैं इसको। लेकिन ये इसके माने ये नहीं है कि ये 5% में ही रहेगा। और एक चीज़ है, दैट इज़ ज़ीरो रेटेड टैक्स। मतलब आपका टैक्स तो इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पे, लेकिन ज़ीरो रेट है। ये और एग्जम्प्टेड गुड्स का कंसेप्ट डिफरेंट है। अब ज़ीरो रेटेड टैक्स कभी भी उसका रेट बढ़ के 5% हो सकता है। इट इज़ नॉट एन एग्जम्प्टेड गुड्स, बट उसके ऊपर ज़ीरो रेटेड टैक्स आता है। दैट्स द बेसिक कॉन्सेप्ट। मतलब अभी जो मैंने पूछा कि इसमें कोई फिक्स्ड वो नहीं होता है, ये चेंजेस होते हैं? हाँ, मतलब चेंजेस तो होगा ही। इट्स एन इनडायरेक्ट टैक्स, तो इसका चेंज हर सुबह दोपहर शाम को हो सकता है। मतलब उसी के हिसाब से हम लोगों को भी प्रिपेयर रहना पड़ता है। बिजनेस कम्युनिटी तो ऑफ कोर्स प्रिपेयर रहता ही है इसके लिए। जी
सर जानना चाहेंगे ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जहां सरकार सबसे मिनिमम जीएसटी लगाती है सर? देखिए, इसके ये डिपेंड करता है मतलब पब्लिक यूटिलिटी के ऊपर। आप मान लो ऐसा कोई चीज़ है जो हर एक के लिए ज़रूरत है, नेसेसिटीज़, इन चीज़ों के ऊपर जीएसटी का हार कम होता है। लेकिन अगर कोई लग्जरी आइटम होगा, मतलब आप मान लो कोई लग्जरी सेडान, उसका जो जीएसटी आएगा, और अगर आप मान लो कोई घरेलू चीज़ खरीद रहे हो, उसका जीएसटी सेम नहीं हो पाएगा। मतलब जो नेसेसिटी की चीज़ें हैं। जी हाँ, नॉट ओनली नेसेसिटी, लाइक आप मान लो सिगरेट के ऊपर जो जीएसटी है वो अभी भी फ़िलहाल बढ़ा है और भी बढ़ने वाला है। तो दैट इज़ समथिंग विच डिपेंड्स ऑन दी, मतलब हमारा तो है वेलफेयर स्टेट, तो उसी का हिसाब से टैक्सेशन भी, मतलब इस आई एम टेम्प्टेड टू मतलब ये अपना जो टैक्सेशन है इसका सोर्स इज़ मनुस्मृति। तो मनुस्मृति में ये बोला गया था कि यथा फलेन उज्जते राजा कर्ता च कर्मणाम तथा वेक्षा नृपो राष्ट्रे कल्पयत सतंत करान। मतलब आपका जो रेट ऑफ टैक्स होगा वो आपका यील्ड के हिसाब से होगा। अगर ये देखा जाए कि समथिंग इज़ वेरी मच नेसेसरी, उसके ऊपर आप ज़्यादा हार का मतलब रेट का टैक्स आप नहीं डाल सकते हो। दैट विल बी लाइक आपका खुद का सब्जेक्ट का गला घोंटना। वो तो हम नहीं चाहेंगे ना, कोई भी वेलफेयर स्टेट वो नहीं चाहते हैं। तो मतलब जो नेसेसिटी की चीज़ है, क्योंकि वो हर आम आदमी यूज़ करता है, तो उसके ऊपर जो जीएसटी है वो सबसे मिनिमम होता है। जी सर। एंड जो लग्जरी की चीज़ें हैं उस पर हाई रेट ऑफ नेसेसिटी होता है। तो सर मेरा अगला सवाल सर आपसे था कि जो रजिस्ट्रेशन सर जीएसटी के लिए किया जाता है सर, उसका थोड़ा प्रोसेस के बारे में बताइए सर, किस तरह से कर सकते हैं? देखिए, रजिस्ट्रेशन एक तो आपका होता है जो कि गुड्स सेल करता है, जीएसटी में वो हम लोग सप्लाई ये करते हैं, हाँ बोलते हैं। तो गुड्स के लिए हम लोगों का लिमिट है 40 lakhs। 40 lakhs से अगर ऊपर हो गया हम लोगों का टर्नओवर, तो हम लोगों को चूँकि ये आपका जी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। और ये का सर्विस का आपका लिमिट है 20 lakhs। तो 20 lakhs के ऊपर अगर कोई चीज़ सर्विस दे तो दे विल बी मैंडेटरीली लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। ठीक है, तो चूँकि जीएसटी में जब कोई चीज़ करता है चूँकि रजिस्ट्रेशन, तो पोर्टल में हम लोगों को अपना चूँकि बायोडाटा, अपना चूँकि आधार कार्ड, फिर पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ, आपको चूँकि ये डिपार्टमेंट जानना चाहते हैं जी आप कहाँ पर चूँकि बिजनेस आपका जगह है। कल अगर कुछ ये कर गया जी, हाँ हो गया, डिपार्टमेंट आपको चूँकि ये भेजेगा, चूँकि नोटिस भेजेगा, आपके पास जाएगा, कहाँ पर जाएगा। तो उसी के लिए जो एड्रेस प्रूफ है, आपका जो चूँकि बायोडाटा है, आपका नेम, एड्रेस, पैन कार्ड, वो सब पोर्टल में हम लोगों को अपलोड करना पड़ता है, वेरिफिकेशन। और उसके बाद जीएसटी जो ये है अथॉरिटी है, वो सब ये करके वेरीफाई करके अगर सब कुछ ठीक ठाक हो तो आपको जीएसटी नंबर फॉर योर रजिस्ट्रेशन दे विल गिव यू। सर अभी देखा गया है कि भी हाल ही में अगर मई मंथ की बात करूं तो कुछ बेसिक अमेंडमेंट्स हुआ था सर, उसके बारे में सर जानना चाहेंगे। एक्चुअली अमेंडमेंट्स तो बहुत हुए हैं जी, अभी आपने बताया कि डे टू डे भी होता है। डे टू डे मतलब मई महीने में क्यों, अभी आप अगर अमेंडमेंट्स बोलोगे तो एक्ट का अमेंडमेंट्स से सिर्फ अमेंडमेंट्स नहीं होते हैं, मतलब पॉलिसी डिसीजन चेंज, टेक्निकल एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस आर ऑल्सो इन अ वे अमेंडमेंट्स। मतलब आप मान लो कि आपका कोई प्रोसेस है, वो प्रोसेस का थोड़ा अंतर हो गया, वो भी तो अमेंडमेंट ही हुआ ना। मतलब आपका रूल्स में चेंज हो गया, या फिर कोई नोटिफिकेशन ला के आपका जो अभी का स्थिति है उसका चेंज हो गया। आप एक चीज़ मतलब जो सबसे बड़ा अंतर अभी हम दिख रहे हैं, मतलब जो भी अपना बिजनेस कम्युनिटी से जितना भी लगाव है वहाँ से हम जो दिख रहे हैं, दो तीन फैक्टर्स, दो तीन मैटर्स बहुत ही बर्निंग है। लाइक जो सीजर सर्च ये प्रोसीजर जो होता है उसके ऊपर का जो पेनल्टी है उसका तो एक है। फिर आप मान लो कि रिफ़ंड जब प्रोसेस है, रिफ़ंड का प्रोसेस का भी बहुत सारा चेंजेस आए हुए हैं, उसमें भी बहुत सारा अंतर आए हुए हैं। तो ये सब अभी मतलब
सबसे बर्निंग टॉपिक्स है, लोगों को इसके ऊपर दिलचस्पी भी है और वो जानना भी चाहते हैं ताकि वो सेफ गार्डेड रहे, ये है। और सर अभी जैसे आपने पेनल्टी की बात की, उसके बारे में थोड़ा हम चाहेंगे डिटेल में हमारे दर्शकों को सब। देखिए मतलब सिर्फ पेनल्टी नहीं, ऐसा है बात कि जीएसटी में सर्च, सीजर, पेनल्टी, इसका जो हेडिंग है ये मान लो इसका दो तरह का होता है। आई कैन डिवाइड इट इनटू टू बेसिक क्लासेस। एक तो ये है कि वे साइड सीजर जो हम बोलते हैं, मतलब कोई गुड्स इन ट्रांजिट, मूवमेंट में है गुड्स, तब किसी का डिटेंशन, इंटरसेप्शन, सीजर, पेनल्टी वगैरह हो गया, ये एक तरह का हो गया। दूसरा है गोडाउन में रखा हुआ गुड्स है, इन लोगों के पास कोई इन्फॉर्मेशन है या फिर इन लोगों के पास मतलब जीएसटी ऑफिशियल्स के पास कोई इन्फॉर्मेशन हो सकता है, कोई गलतफहमी हो सकता है, वो सिर्फ आके देखना चाहते हैं, सर्च करना चाहते हैं, आपका हिसाब के साथ आपका स्टॉक मिलाना चाहते हैं, तो इसके लिए भी अलग सा प्रोविज़न है। तो वहाँ पे भी पेनल्टी का वो अलग है, मतलब उसका डेफिनीशन कुछ अलग होगा, उसका क्राइटेरिया कुछ अलग होगा। फिर मान लो कुछ जनरल पेनल्टीज़ आते हैं, फाइन्स होते हैं। तो इसके ऊपर देखा जाए तो इफ़ आई गो टू टॉक अबाउट सीजर, मतलब देखो सीजर इज़ द वर्ड दैट वी यूज़ अंडर द जीएसटी रेजिम, इट इज़ मोस्टली डिटेंशन। डिटेंशन बोलते हैं। अभी डिटेंशन और सीजर का मेरे हिसाब से कोई अंतर नहीं रहा। पहले क्या होता था, पहले गाड़ी को डिटेन किया जाता था, फिर एक फॉर्मल सीजर नोटिस, मतलब सीजर लिस्ट, सीजर रिसिप्ट, सीजर ऑर्डर बनाया जाता था, उसमें सब्जेक्टिव सेटिस्फैक्शन नोट करना पड़ता था। लेकिन अभी सेक्शन 129 ऑफ सीजीएसटी और डब्ल्यूबीजीएसटी, उसमें जो है अभी वो डिटेंशन और सीजर एक ही सेम ब्रेथ में यूज़ करते हैं हम, तो उसमें कोई अंतर नहीं रहा। मान लो कहीं पे एक गाड़ी को डिटेन किया या सीज किया गया है, उसका पहले जांच होगा, फिर उसके ऊपर पेनल्टी आएगा। अभी पेनल्टी ये बात में बहस तो बहुत होते हैं कि पेनल्टी इज़ ऑटोमेटिक अंडर द जीएसटी रेजिम, लेकिन ऐसा है नहीं। कलकत्ता हाई कोर्ट और बहुत सारा हाई कोर्ट का, दिल्ली हाई कोर्ट का बहुत सारा रूलिंग्स है जहाँ पे बोला जाता है कि पेनल्टी इज़ नॉट ऑटोमेटिक। वहाँ पे आपको लीगल लैंग्वेज में बोलते हैं मेंस रिया, मतलब आपका एलिमेंट ऑफ माइंड, अटेम्प्ट टू इवेड पेमेंट ऑफ टैक्स, मतलब आपका ये ऐसा चिंता है क्या, ऐसा रुचि है क्या कि आप टैक्स इवेड करना चाहते हो, इसको एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। अगर ये एक बार एस्टैब्लिश हो गया तो फिर पेनल्टी आपका होगा। फिर आपको देखा जाएगा आपका जो ऑफेंस है वो कितना कमेंसुरेटेड है, ये भी मेंटल एलिमेंट है आपका, ये देखा जाएगा। तो ये सब चीज़ देखने के लिए पहले हमको तय करना पड़ेगा कि व्हाट इज़ द सिचुएशन। अभी फ़िलहाल ही में एक केस हमने किए थे डिवीज़न बेंच ऑफ कलकत्ता हाई कोर्ट में, मेरा एंड आई वाज एबली असिस्टेड बाय मिस्टर बैनर्जी इन दैट मैटर। तो दैट इज़ पुष्पा देवी जैन। पुष्पा देवी जैन, इन दैट मैटर द क्वेश्चन अरोज कि एक गाड़ी जा रहा था, उसका बीच सड़क में उसका ब्रेक डाउन हो गया था। अभी वे बिल जो होता है, मतलब जब गाड़ी एक पॉइंट से और एक पॉइंट में गुड्स लेके जाते हैं तो कुछ डॉक्यूमेंट्स कैरी करना पड़ता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज टैक्स इनवॉइस एंड द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज द ई वे बिल और द वे बिल। अभी ई वे बिल हो गया है, जो कि अभी कंपलसरी भी हो गया है ट्रांसपोर्टेशन। वे बिल हर वक्त कंपलसरी है। वे बिल इज एब्सोल्युटली कंपलसरी, इट्स अ नेसेसरी डॉक्यूमेंट। अभी देखना है कि ये ई वे बिल का एक वैलिडिटी पीरियड रहता है। आप मान लो आज शाम को ई वे बिल जनरेट किए, आपका जो डिस्टेंस है उसी हिसाब से आपका पास एक वो आ जाएगा, मतलब वैलिडिटी आ जाएगा ई वे बिल का। अभी इस केस में जो हुआ था, गाड़ी का ब्रेक डाउन हो गया था बीच सड़क में, तो ऑब्वियसली उसका वैलिडिटी ख़त्म हो गया था, 8.5-9 घंटा ऐसा कुछ हुआ था, तो 8-9 घंटे का। तो वो वैलिडिटी जब ख़त्म हो गया, फिर उसको पकड़ लिया जीएसटी ऑफिशियल्स ने। उसने बोला भाई तुम्हारा तो वे बिल है लेकिन ड्यूरेशन वैलिडिटी ख़त्म हो गया है। तो हमने मतलब वहाँ पे जो सबमिशन किया गया था, वहाँ पे सबमिशन किया गया था कि सर हमारा तो कोई कसूर नहीं, मतलब जो ड्राइवर था या फिर जो भी प्रोप्राइटर थे उन्होंने जो सबमिशन दिए कि हमारा कसूर नहीं है, सब कुछ डॉक्यूमेंट्स है वगैरह सब कुछ है, और 8 घंटे में हम क्या कर लेते, ऐसा तो कोई बात नहीं था। लेकिन वो जीएसटी ऑफिशियल्स का राय ये था कि नहीं भाई, अगर आपने रूल ब्रेक किए हो तो 200% पेनल्टी आपका तो होगा, मतलब 100% पेनल्टी आपका तो होगा। ये मैटर लेके हम फाइल किए जलपाईगुड़ी हाई कोर्ट का सिंगल बेंच में। जलपाईगुड़ी हाई कोर्ट का सिंगल बेंच में जब फाइल किए तो द ऑनरेबल सिंगल जज
शी हैड द ओपिनियन कि नहीं, पेनल्टी इज़ ऑटोमेटिक, और वो पेनल्टी को बरकरार रखा गया था। फिर वहाँ से वी अपील्ड बिफोर द डिवीजन बेंच ऑफ कैलकाटा हाई कोर्ट। वहाँ पे द ऑनरेबल चीफ जस्टिस एज ही नाउ इज़, तो ही हैड केम आउट विथ अ रिमार्केबली स्पेक्टेक्युलर असेसमेंट ऑफ द होल सिचुएशन, और मतलब बहुत अच्छे से उन्होंने वो जजमेंट के ज़रिए समझाए सबको कि यहाँ पे पेनल्टी होने ही मतलब होना ही नहीं है, यहाँ पे पेनल्टी होना ही नहीं है। क्यों नहीं होना है? क्योंकि ये जो 8 घंटे का टाइम क्रॉस करके गया है, दिस इज़ आपका एक चीज़ पहले समझना पड़ेगा कि वेदर द ह्यूमन बीइंग इज़ फॉर द लॉ और द लॉ इज़ फॉर द ह्यूमन बीइंग। स्टेट लॉ किसके लिए पास करते हैं? सब्जेक्ट्स के लिए पास करते हैं, सब्जेक्ट्स लॉ के लिए नहीं होते हैं। तो इसी हिसाब से ये तो बहुत ही ऑर्डिनरी सा घटना है कि यहाँ पे गाड़ी ख़राब हो सकता है। गाड़ी अगर रास्ते से जाएगा तो गाड़ी ख़राब भी हो सकता है, और अगर मेरा डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर है, मतलब कोई रिपेयरिंग हुआ है, उसका कोई बिल है, या फिर कोई ट्रिप मीटर से हम दिखा सकते हैं कि यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ है, तो ये सब दिखाते दिखाते आप अगर प्रूफ कर सकते हो तो इसमें आपका बोनाफाइड्स प्रूव हो जाता है। मतलब आपका कोई भी गलती नहीं है, कसूर नहीं है, ये प्रमाणित हो जाता है। तो वो प्रमाणित होने से आपका ये पेनल्टी आता नहीं है, एंड दैट इज़ व्हाट द ऑनरेबल डिवीजन बेंच ऑफ द कैलकाटा हाई कोर्ट स्टेटेड। तो अभी दैट हैज़ बिकम द लॉ ऑफ द लैंड। इसी हिसाब से हम सुनील यादव का मैटर भी एक हुआ था, वो भी रिपोर्टेड जजमेंट है, एकदम रिसेंट वाला जजमेंट है। आप मिस्टर बैनर्जी परहैप्स ही विल ऑल्सो बी एबल टू शेड सम लाइट ऑन दिस। जी सर, आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, इसका कॉन्सेप्ट जो है मैं आपको सिंपल तरीक़ा से चूँकि समझाता हूँ। रोड में मैं इस साइड से वॉक कर रहा हूँ, आप उस साइड से वॉक करके आ रहे हो, मैं फ़ोन लेके हूँ, आप किसी से फ़ोन लेके, तो आपके साथ मेरा धक्का लग गया, ठीक है? तो दैट इज़ नॉट इंटेंशनल, दैट इज़ एक्सीडेंटली इट हैज़ डन। हाँ, तो ये इंटेंशन नहीं है। और दूसरा एक तो आप ये कर लीजिए जो सिनारियो, जो आप आ रहे, मैं ये कर रहा हूँ, मैंने इंटेंशनली आपको एक तो चूँकि मुक्का मार दिया, तो वो मेरा दिमाग में था जे मैं आपको चूँकि मुक्का ये करना है, इंटेंशन था। तो जो एक्सीडेंट था जिसमें मेरा कोई फॉल्ट नहीं है, जिसमें कोई मेरा कोई ये चूँकि, हाँ, आपका दिमाग ये चूँकि मेंसरिया आपका भी नहीं है, कि मेरा भी नहीं है, दैट हैज़ हैपेंड ड्यू टू सम एक्सीडेंट और सम अनटोवर्ड इंसिडेंट, और कोई ये से हाँ कर गया। तो जो मिस्टर ये नचिकेत भट्टाचार्य ने जो ये कहा है, जे वो केस में क्लाइंट हो चुकी ये क्या आया, तो उन्होंने बोला जे सर देखिए मेरा गाड़ी पकड़ लिया, मेरा गाड़ी ख़राब हो गया था, तो 8 घंटा का ये हो गया, आज की डिले हो गया, मेरा बिल, इनवॉइस, ई हो चुकी पे बिल, सब कुछ मेरा ठीक है, क्वांटिटी जो गाड़ी में था वही क्वांटिटी में बिल में लिखा हुआ है, मेरा गाड़ी ख़राब हो गया, दैट इज़ नॉट इन माय कंट्रोल। गाड़ी है, ख़राब हो सकता है, इसके रास्ता है, हो ही सकता है, तो ये कंसिडर किया जाना चाहिए। हाँ। तो हम लोगों ने मिल के बात किया, हम लोगों ने कि फिर ये किया, ये तो इंटेंशन होना चाहिए, नहीं है तो कोई लॉ ऐसा हो नहीं सकता है जे अगर मैंने कोई गलती नहीं किया, कुछ ये किया, तो ऑटोमेटिकली पेनल्टी हम लोगों को पनिशमेंट दे दे। तो इसी केस में हाई कोर्ट ने भी हाँ हम लोगों का बात ये क्या सुना है और ये दिया आज की फेवरेबल आज की जजमेंट। तो दैट वाज अ गुड केस ऑफ जैसा both कि of अभी us. सर ने बोला कि जो लॉज हैं, जो रूल्स हैं, वो मतलब पब्लिक के लिए बनते हैं, और इसमें बहुत ज़रूरी है कि इस तरह की जो इंसिडेंट्स होते हैं जो इंटेंशनली ना हो, उसको कंसिडर किया जाना बहुत ज़रूरी है। हर एक टाइम में जो इंटेंशनली होगा ऐसा भी नहीं है, गलतफहमियां भी होते हैं। ये हम परसों के बात कर रहे हैं, ये दिस इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी रिपोर्टेड जजमेंट। केस का नाम है मोहम्मद सलीम, है ना, मोहम्मद सलीम। तो इन मैटर में क्या हुआ था, देखो ये ऐसा एक चीज़ है ना, मतलब गलतफहमी दोनों तरह से हो सकता है। क्या हुआ था इस मैटर में,
गाड़ी गया था लोडिंग के लिए। अभी लोडिंग तो वेयरहाउस में भी हो सकता है, बाहर में भी हो सकता है। अगर 5 आदमी मिलके एक गाड़ी लोडिंग कर रहा है तो वो मतलब लोडिंग होता है वे ब्रिज में। तो खाली गाड़ी गया था वे ब्रिज में, फिर लोडिंग के बाद उसका वेमेंट निकाल के उसको निकालना था। वे ब्रिज में जब लोडिंग हो रहा था वहाँ पे गाड़ी को पकड़ लिया गया और बोला भाई तुम्हारे पास ना तो टैक्स इनवॉइस है ना तो वे बिल है। इंटरसेप्शन करके उसका पेनल्टी सीजर लगा दिया था। दिस क्वेश्चन आई रेज बिफोर द ऑनरेबल सर्किट बेंच ऑफ जलपाईगुड़ी, कलकत्ता हाई कोर्ट का। वहाँ पे हमने ये क्वेश्चन को बोला कि भाई हमारा तो मूवमेंट स्टार्ट ही नहीं हुआ है। मैंने आपको तब बता रहा था ना कि 2 डिफरेंट प्रोविजंस है अंडर जीएसटी एक्ट, एक में इन ट्रांजिट व्हीकल और एक में स्टैग्नेंट, जहाँ पे गुड्स रखा हुआ है। गोडाउन हो सकता है कहीं पे भी, आपका घर पे हो सकता है, गोडाउन पे हो सकता है, ऑफिस में हो सकता है, तिजोरी में हो सकता है, कहीं पे भी। तो ये हो गया वो स्टैटिक वाला सीजर। तो आप यहाँ पे कैसे ये गोडाउन वाला, मतलब ये आपको इन ट्रांजिट वाला, हाँ इन ट्रांजिट वाला प्रोविजन आपने कैसे लगा दिया? हमारा गाड़ी लोडिंग हो रहा था, इसका माने तो ये नहीं है कि हमारा मूवमेंट शुरू हो गया था। इट वॉज ओनली इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग लोडेड। आफ्टर बीइंग लोडेड देन ओनली आई कैन अंडरस्टैंड कि इसका वेटेज कितना है। वेमेंट करके हम देखेंगे कि हाँ वेट सही है, फिर हम टैक्स इनवॉइस निकालेंगे। उसके पहले हम क्यों निकालें? हाँ हम निकाल सकते हैं, लेकिन द लॉ डज नॉट रिक्वायर मी टू डू इट। नाइदर विल आई जनरेट द इनवॉइस ई वे बिल, बिकॉज ई वे बिल में भी मुझे क्वांटिटी लिखना पड़ेगा। आप मान लो 30,580 का गाड़ी का टॉनेज है, तो वहाँ पे हमारा अगर 20 किलो कम हो गया, फिर तो वो अंतर हो जाएगा ना। हमको पहले पेमेंट करके फिर ई वे बिल और टैक्स इनवॉइस निकालना पड़ेगा। एंड दिस वॉज वेरी मच अप्रिशिएटेड बाई द कोर्ट। तो ये इसको सेट असाइड करके फिर रिवर्ट कर दिया गया था। Every drop of water counts. SBM Gold's water tank is the most sustainable and durable water storage solution available. Our hashtag Asli Commitment. अच्छा सर, एक क्वेश्चन था, जानना चाहेंगे अगर हम बिज़नेस की बात करें, B2B, बिज़नेस टू बिज़नेस, तो उसकी सेल्स में सर कब ई इनवॉइस कंपलसरी होता है? मतलब कितने टर्नओवर के बाद ई इनवॉइस कंपलसरी होता है सर? देखिए हम पहले ही आपको बोले थे कि ये जो क्वेश्चंस है ना, मतलब आप बोल रहे हो कितना टर्नओवर के बाद, ये आज एक है कल दूसरा हो जाएगा, ऐसा हाँ चेंज होता रहता है। लेकिन आप B2B जब बोले हो, यहाँ पे एक बहुत मतलब महत्वपूर्ण सवाल ये होता है कि दी अंतर बिटवीन B2B एंड B2C सेल, है ना। B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस सेल जब हुआ, ये बिजनेस टू बिजनेस सेल हमारा, देखो पहले एक कॉन्सेप्ट था कि व्हाट इज़ द साइटस ऑफ द सेल, मतलब सेल कहाँ पे हुआ है। क्यों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है? इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि मान लो आप कलकत्ता में बैठ के उड़ीसा से कोई गुड्स मंगवा रही हो, तो अभी सेल कहाँ पे हुआ, कलकत्ता पे हुआ या उड़ीसा में हुआ? जब 94 एक्ट मतलब जनरल सेल्स टैक्स एक्ट था, तब ये क्वेश्चन वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसके हिसाब से आप तय करोगे कि उड़ीसा सेल्स टैक्स पेमेंट करना है या बंगाल सेल्स टैक्स पेमेंट करना है। तो ये कंसेप्ट से अभी आज का कंसेप्ट आ गया है। क्या है ये, मतलब अंतर क्या है? जब आप कोई भी चीज़ डिलीवरी ले रहे हो उड़ीसा से, आप जाके उड़ीसा में जाके खरीदे तो आपका प्लेस ऑफ सेल हो गया उड़ीसा। अभी मान लो आप उड़ीसा से जिस सेलर के पास से आप मांग रहे हो वो गुड्स, आप बोले कि भाई हम कोई भी उसका दाय नहीं लेगा, आई विल नॉट टेक एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर गुड्स, यू विल डिलीवर मी एट माई डोर स्टेप। तो प्रॉपर्टी इन गुड्स इज नॉट गेटिंग ट्रांसफर्ड अंटिल एंड अनलेस इट इज एट योर डोर स्टेप। फिर यहाँ पे ये बहस होने लगा, भाई यहाँ पे उड़ीसा वाला सेल कैसे हुआ, यहाँ पे तो कलकत्ता वाला सेल हो गया है। या मान लो आप उड़ीसा से एक गुड्स मंगवा रही हो, मध्य प्रदेश में बैठ के कोई आपको पूछा कि भाई मुझे ये चाहिए है, तो आपने क्या किया, बीच सड़क में गाड़ी को बोला आप कलकत्ता मत आओ, आप वहाँ से डायरेक्टली मध्य प्रदेश चले जाओ, क्योंकि दोबारा का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो आप नहीं लोगे। आप वहाँ से भेज दिया मध्य प्रदेश। अब कौन किसको बेचा? उड़ीसा ने कलकत्ता को बेचा, कलकत्ता ने मध्य प्रदेश को बेचा, या उड़ीसा ने डायरेक्टली मध्य प्रदेश को बेचा? तो यहाँ पे ये कंसेप्ट होता है बिल टू शिप टू ट्रांजैक्शन का। ये क्या है, मतलब हम कलकत्ता में बैठ के उड़ीसा से माल उठा के हम बोल दिया कि भाई तुम जाके मध्य प्रदेश में दे दो, तो ऐसा होगा, बिलिंग ऐसा होगा कि मेरे नाम पे बिल होगा और डिलीवरी का एड्रेस दिखाएंगे वो मध्य प्रदेश में। ओके, मतलब कलकत्ता आना था वो गुड्स, बट हम
ट्रांसफ़र हो गया कैलकाटा के एड्रेस पे, लेकिन ट्रांसफ़र हो गया वो एमपी के एड्रेस पे। तो दीज आर द ट्रांजैक्शंस जो हमको देखना पड़ता है यहाँ से, मतलब जो भी जितना सारा प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चंस जो आते हैं ट्रांजैक्शन या बिजनेस डीलिंग्स को लेके, ये सब ट्रांजैक्शन से आता है। ये है बिल टू शिप टू ट्रांजैक्शन, मतलब बिलिंग कहीं पे हो रहा है, शिपिंग कहीं पे हो रहा है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। हाँ। तो इसीलिए मतलब इट्स अ राउंड अबाउट सर्किट। मतलब आप मान लो कोई हम नाम तो नहीं बता सकते क्योंकि ये केस अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन दिस इज़ अंडर एक्टिव कंसिडरेशन ऑफ द कलकत्ता हाई कोर्ट जलपाईगुड़ी सर्किट बेंच में। तो यहाँ पे किसी ने कुछ प्रोडक्ट, हम कौन से प्रोडक्ट वो भी नहीं बता रहे हैं आपको, कोई प्रोडक्ट खरीदे थे कलकत्ता से, लेकिन उनका बिल मिला हावड़ा से। ये मतलब जब इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन हुआ तो देखा गया कि उन लोगों ने सीधा बोले कि भाई तुम्हारा तो इसमें गड़बड़ है, ये दिखा रहा है कलकत्ता से, आप दिखा रहे हो कलकत्ता से, आपका बिल बोल रहा है आप आए हो हावड़ा से, ये कैसे हो सकता है। एक्चुअली हुआ क्या था, ये जो इंसान यहाँ से ऑर्डर किए थे वो कलकत्ता वाला को ऑर्डर किया था, कलकत्ता वाला ने हावड़ा वाले से वो गुड्स को लिए थे, हावड़ा वाले ने फिर और एक हावड़ा वाले से लिए थे। तो ये 3-4 चेन ऑफ ट्रांजैक्शन होके ये गुड्स आ गया शिलीगुड़ी में। अभी क्वेश्चन ये होता है कि माई ट्रांजैक्शंस आर क्लियर, आई हैव पेड द ड्यूटी टू द गवर्नमेंट, मेरा टैक्सेशन पार्ट क्लियर है, सिर्फ कंप्लायंस में थोड़ा इधर उधर हो गया, वो भी मेरे लिए नहीं है, क्योंकि द पर्सन हु हैड इंस्ट्रक्टेड द अदर वन टू सेंड द गुड्स, ही हैज कंप्लीटली सेंड द गुड्स फ्रॉम हावड़ा टू शिलीगुड़ी, शुड हैव बीन हावड़ा टू कोलकाता डिलीवरी एट शिलीगुड़ी, या फिर हावड़ा टू शिलीगुड़ी वाया कोलकाता। ये कुछ हुआ नहीं। तो अभी दिस इज अंडर एक्टिव कंसिडरेशन ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट। तो इसमें बहस अभी चल रहा है कि ये सिचुएशन में मेरा राय ये है कि ये सिचुएशन में भी हमारा इंटेंशन नहीं है। आई हैव ऑलरेडी प्रूव्ड माई केस थ्रेडबेयर कि यहाँ पे क्यों हुआ, कैसे हुआ, हाउ आई हैव कनेक्टेड द डॉट्स। देखो, अगर हमें जीएसटी एक्ट तो हमको ये नहीं बोलते हैं कि आप बिजनेस नहीं कर पाओगे, हम कलकत्ता से खरीदे, हावड़ा से खरीदे, दैट इज नॉट द इशू। द इशू इज कंप्लायंस एंड पेमेंट ऑफ रेवेन्यू, वेदर आई एम डूइंग इट और नॉट। जहाँ पे हम पेमेंट ऑफ रेवेन्यू कर रहे हैं, जहाँ पे हम बाकी सबका सब्सटेंशियल कंप्लायंस होता है, दिस इज कॉल्ड द डॉक्ट्रिन ऑफ सब्सटेंशियल कंप्लायंस। तो सब्सटेंशियली हमने जब कंप्लायंस किए हैं, वहाँ पे एक्ट में जो लिखा गया है उससे थोड़ा इधर से उधर अगर होता भी है, इंसान है, टू आर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव इज गॉड। वैसे हम तो गॉड है नहीं, लेकिन ह्यूमन तो है। तो वी कैन कमिट सर्टन एरर्स इनएडवर्टेंटली। तो उस समय उसका हिसाब से क्या ये जो विशाल पेनाल्टी होता है, इसका मतलब मान लो 100% का जो पेनल्टी होता है, क्या ये हम आर वी लायबल फॉर दिस? दैट्स द क्वेश्चन. It's now doing the suspicious round, but I'm hopeful that this will come in the way of the litigants. मतलब हम देख रहे हैं, आप जो हमें केसेस बता रहे हैं उसमें जो एक्ट है, जीएसटी एक्ट, उसके अलावा कई ऐसी सिचुएशंस हो जाती हैं जिस पर बहुत ज़्यादा एक कॉम्प्लिकेशन हो जाता है। और एक्चुअली होता क्या है, कोई भी एक्ट ये ना डेवलप करता है। एक्ट इज़ मतलब लॉ इज़ अ वेरी डायनामिक सब्जेक्ट. द एक्ट रूल्स नोटिफिकेशंस दैट डोंट मेक द लॉ. Law is made by the judgments as well. That is why we say a lawyer is to be heard while a judge needs to be read. तो यही है, मतलब ये सब मतलब it's a collective effort. The arguments of a lawyer, the rationale of a judge, the acts of the legislature, executives का fiat मतलब notifications मान लो, rules मान लो, ये सब कुछ कुल मिला के एक कानून को बनाता है. अच्छा सर, आप किससे जानना चाहूँगी, जीएसटी की जब बात करते हैं तो दो टर्म्स हम सुनते हैं, कॉम्पोजिट एंड रेगुलर. इसके बारे में सर जानना चाहेंगे कि ये क्या है. देखिए, कॉम्पोजिट जो है, जो टैक्सेबल पर्सन्स है जो एक्चुअली बिजनेस करते, तो सब कोई तो चूँकि बड़ा बड़ा चूँकि बिजनेस सब कुछ तो चूँकि नहीं करते. किसी का चूँकि स्मॉल बिजनेस, स्मॉल चूँकि हाँ, वो सब अच्छी होता है. तो ये जीएसटी
जब हम लोग को मेंटेन करते तो हम लोग को अकाउंट्स भी अच्छे की मेंटेन करना पड़ता है। हम लोग किसी से कोई गुड्स खरीदे तो ख़रीदने के बाद हम लोग क्या करते, उनको पेमेंट करते, हम लोग गुड्स का पेमेंट करते, साथ में जीएसटी कंपोनेंट भी हम लोग उनको अच्छे की पेमेंट करते। वो कंपोनेंट हम लोग अच्छे की आईटीसी एज अ इनपुट टैक्स क्रेडिट वी टेक इट। तो वही गुड्स हम लोग ख़रीद के जब सेल करते तो जो हम लोग जब बिल करते तो हम लोग क्या करते, वो जो अमाउंट है उसके ऊपर हम लोग फिर टैक्स उनके ऊपर चार्ज करते, जीएसटी उस पे फिर हम चार्ज करते। तो जो हम लोग जो जीएसटी पेमेंट कर रहे हैं और हम लोग जो जीएसटी चार्ज कर रहे हैं, उनका हम लोग होचे कि जो ये अमाउंट है, डिफरेंस अमाउंट है, वो हम लोग होचे कि गवर्नमेंट को पेमेंट करते। दिस इज़ ये रेगुलर स्कीम। अभी ये सब करने के लिए आपको एक तो अकाउंटेंट चाहिए, आपको वो सब एंट्री करना है, फिर आपको वो जो सेल करना है उसका भी एंट्री करना है। ये सब एक तो बहुत टफ चीज़ है। तो जो छोटा की बिजनेसमैन है, जो छोटा ये ये बोलते हैं भाई हमको इतना सब नहीं समझ में आता है। हाँ, इतना हम लोग क्या इनपुट कर रहे हैं, हम लोग क्या पेमेंट कर रहे हैं, क्या हम लोग क्या करते, जो गुड्स हम लोग सेल करेंगे उसके ऊपर हम लोग 1% हम लोग गवर्नमेंट को टैक्स पेमेंट कर देंगे। ओके, 1%। हाँ, तो ये जो 5% है, 12% है, 18% है, ये जितना परसेंट है वो हम लोगों को उतना कैलकुलेशन में नहीं आना है। हाँ, हम लोग छोटा इंसान है, दिमाग उतना हम लोग ये करेंगे कि हाँ गुड्स की ये करेंगे कि बेचेंगे ना, हम लोग सारा दिन कैलकुलेशन ही करते रहेंगे। तो भाई हम लोग जो करते, 100 रुपया हम लोगों ने माल ये किया इसकी बेचा है, 1% हम लोग टैक्स अच्छे की ये करेंगे, हम लोग जाके हाँ घर में आज की शांति से हम लोग अच्छे रहेंगे। यही कॉम्पोजिट का स्कीम है। तो आपने बहुत ही अच्छे से सर एक्सप्लेन किया रेगुलर एंड कंपोजिट, मतलब जो छोटे बिजनेसमैन हैं उनका फ्लैट 1% ही जीएसटी लगता है, यही हम। हाँ, अपना जो टर्नओवर है वो टर्नओवर के ऊपर हम लोग फ्लैट 1% हम लोग टैक्स ये करेंगे, दे देंगे, लेकिन हम लोगों को आईटीसी कुछ नहीं अच्छे की मिलेगा। हाँ, वो हमको अच्छे की ये करना है कि हम लोगों को आईटीसी नहीं मिलेगा। जो मेरा जो सेल अमाउंट है, सप्लाई अमाउंट है जो, उसके ऊपर वी विल पे 1% फ्लैट। या अच्छा सर, अभी एक क्वेश्चन और सभी जो अभी जानना चाहते हैं रिफ़ंड के बारे में सर, उस पे सर चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को कुछ जानकारी दी। देखिए, रिफ़ंड तरह तरह के रिफ़ंड हो सकता है, मतलब रीजंस फॉर द रिफ़ंड्स आर माइरियड्स एंड वेरिड। कैसे होता है, मतलब आपका ये अभी जो मेरे काबिल दोस्त बोल रहे थे कि आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट, आप मान लो ऐसा कोई सिचुएशन है, आप जो चीज़ बाज़ार से ख़रीद रहे हो उस चीज़ के ऊपर कोई सर्विस करके, कोई वैल्यू एडिशन करके आप दूसरा, मतलब आप ए और बी बाज़ार से ख़रीद के ए और बी मिला के आप सी बेच रहे हो। मान लो ए का परसेंटेज ऑफ टैक्स इज़ 10%, बी का परसेंटेज ऑफ टैक्स इज़ ऑल्सो 10%, सी आप जो बेच रहे हो उसका परसेंटेज ऑफ टैक्स है 5%। तो आपका रिफ़ंड हर वक्त होगा। मतलब क्या होगा, आपका इनपुट टैक्स का जो भी है उससे आपका आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कम होगा। तो ये इनपुट टैक्स तो आपके पास वापस आना है, यहाँ से एक रिफ़ंड होता है। दूसरा रिफ़ंड कहाँ से हो सकता है, मतलब हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं। दूसरा रिफ़ंड कैसे हो सकता है, मान लो आप एक्सपोर्ट करते हो, एक्सपोर्ट में कोई जीएसटी है नहीं, हम ज़ीरो रेटेड टैक्स बोल रहे थे, एक्सपोर्ट इज़ ज़ीरो रेटेड, तो यहाँ पे रेट ऑफ टैक्स इज़ ज़ीरो। तो आप जो भी कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हो उसके ऊपर आपका ज़ीरो रेटेड टैक्स है। तो आप जो इनपुट, मतलब जैसे आप मान लो आप आइटम एक्स को ख़रीद रहे हो बाज़ार से, ख़रीद के आप मान लो आप यूएस भेज रहे हो, तो ये जब आप कर रहे हो, यहाँ पे जब आप ख़रीद रहे हो उसी पॉइंट में आप टैक्स दे रहे हो, वहाँ पे आपका इनपुट टैक्स जनरेट हो रहा है। लेकिन आपका एक्सपोर्ट होने का मतलब ये है कि आपका आउटपुट टैक्स कोई लायबिलिटी है ही नहीं, तो ये इनपुट टैक्स आपको वापस लेना है। दिस इज़ ऑल्सो रिफ़ंड। अच्छा, तीसरा रिफ़ंड क्या हो सकता है,
दिस इज़ अ बिट मोर कॉम्प्लिकेटेड। मान लो कि आपने गलती से कहाँ पे टैक्स दे दिया है। अभी आप मुझे पूछ सकते हो ऐसा कौन इंसान होगा कि गलती से टैक्स दे देता है। हाँ, कोशिश करते हैं बचने का, तो गलती से देगा कौन? जी, लेकिन हाँ, गलतियाँ कैसे होते हैं हमको बता रहे। मान लो आप एक इंटर स्टेट परचेज किए हो कोई भी गुड्स का, आपका सेल है इंट्रा स्टेट, मतलब बंगाल के अंदर। आप बंगाल के बाहर से जो परचेज किए हो उसके ऊपर आप IGST देते हो, SGST नहीं। और मतलब SGST CGST का जो बैलेंस होता है वो वहाँ पे नहीं है, वो IGST CGST का बैलेंस है। तो अभी क्या हुआ, अगर आप वही सामान को यहाँ पे बेच रहे हो तो आपका लायबिलिटी आता है CGST या SGST में, आपका क्रेडिट आया है IGST में। आप क्या कर दिया, आपने यहाँ पे जो करना है वो है आप IGST का रिटर्न भर के दिखाओ कि यहाँ पे मेरा इनपुट ज़्यादा है, तो वो आपका इलेक्ट्रॉनिक कैश क्रेडिट मतलब कैश लेजर से आ जाएगा, क्रेडिट लेजर से आ जाएगा आपका CGST इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, फिर वहाँ से आप क्रेडिट ले लो। आप गलती से क्या किया, आप CGST अलग से पेमेंट कर दिए। अभी आपका जो IGST है वो तो आप नहीं कर सकते हो ना, क्योंकि आप CGST का पेमेंट कर दिए हो और यहाँ पे रिटर्न पे आप नहीं दिखाए कि IGST का आपका क्रेडिट है, तो गलती से आपने टैक्स दे दिया CGST में। अभी आपको ये रिफंड लेना है, इसका भी उपाय है एक्ट के अंदर। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ रिफंड्स दैट इज अवेलेबल अंडर द GST एक्ट। बट वन मस्ट नो कि एनी एग्जेम्पशन, कोई भी एग्जेम्पशन अगर रेवेन्यू स्टैट्यूट में दिख जाए तो इट हैज़ टू बी वेरी स्ट्रिक्टली कंस्ट्रूड। मतलब आपको जिस तरीका से एप्लीकेशन करना है उसी तरीका में करना है, नहीं तो रिजेक्टेड हो जाएंगे। उसका जो भी प्रोसीजर है उसी को फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो रिजेक्टेड हो जाएगा, क्योंकि इट इज़ एन एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन। एग्जेम्पशन क्लॉज हैज़ टू बी स्ट्रिक्टली कंस्ट्रूड। अगर ये आपका लायबिलिटी क्लॉज होता फिर ये उल्टा पड़ जाता। अगर हम क्या बोलते हैं in the law we say that if the liability clause has a double meaning out of which one favoring the assessee, that has to be taken. But in case of exemption clause, the hisab is completely ulta. वहाँ पे if there is an ambiguity, then that will support the revenue, not the litigant. तो यहाँ पे हमको बहुत कोशिश करना है कि हम यहाँ पे कॉशियस रहे। एक बात मैं आपको ये करूँगा, अगर मान लो किसी तरह कोई अगर गलती हो गया, आपने अभी ये किया है, वी आर ह्यूमंस, तो अगर गलती कोई हो गया, ठीक है, लॉ स्ट्रिक्ट है, वी हैव टू फॉलो इट, सब ठीक है, लेकिन बाई चांस मिस्टेकनली समहाउ हमने कोई गलती कर दिया तो फिर सर क्या करें, क्या प्रोविजन रहेगा सर? देखिए यहाँ पे ना एक बहुत फेमस अमेरिकन प्रोवर्ब है, वो बोलते हैं इन गॉड वी ट्रस्ट, ऑल अदर्स पे कैश। ठीक है, मतलब ये हुआ कि उनके सिक्कों के ऊपर लिखा रहता है कि इन गॉड वी ट्रस्ट। तो एक्चुअली क्या है, एज आई हैव सेड अर्लियर कि हमारा जो कानून व्यवस्था है इट इज़ फॉर अस, हम उनके लिए हैं नहीं। तो देर इज़ एन ओवरराइडिंग प्रिंसिपल ऑफ लॉ कि द सब्सटेंटिव लॉ कैनॉट टेक अ बैक सीट फॉर अ टेक्निकल फ्लॉ। मतलब अगर मेरा सब्सटेंटिव, देखो रिफंड हमारा सब्सटेंटिव राइट है, तो अगर ये सब्सटेंटिव राइट है, मेरा वेस्टेड राइट है रिफंड का, क्योंकि रिफंड ले रहे हैं मतलब क्या है, अपना खुद का पैसा है, तो वो तो हमें हर हालत में मिलना चाहिए। अभी देखना पड़ेगा कि हमारा जो टेक्निकल गलती है वो वाकई ही टेक्निकल है या आई वॉज स्लीपिंग ऑन माई राइट्स। इफ आई वॉज स्लीपिंग ऑन माई राइट्स थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इफ इट इज़ रियली अ टेक्निकल फ्लॉ, एज मिस्टर बैनर्जी हैज़ ऑलरेडी पॉइंटेड आउट, अगर ये ऐसा है कि इट इज़ अ टेक्निकल फ्लॉ रियली, मतलब गलती हो गई, इंसान से गलती हो गया, फिर तो चारा है ही, क्योंकि यही तो अपना वो है जहाँ पे बोलते हैं कि सब्सटेंटिव लॉ अगर आपका पास है, आपको मिलना है तो मिलना है, हर हालत में मिलना है।
तो उसके लिए ही तो मतलब हम लोग तो है ही उसी के लिए। उसके लिए रास्ते हैं वो कि हम वो जो भी 200% मिलेगा, मतलब मिलेगा, 200% मिलेगा। मतलब अगर आपका गलती इंसान वाला गलती है, मतलब ह्यूमन एरर है, क्यों नहीं मिलेगा? The only thing you need to do is to prove that human error before the court, and the court is there for the litigant cell. The court helps out the litigants like anything. सर पूछना चाहूँगी प्रैक्टिकली क्या ये होता है? अगर कुछ ह्यूमन एरर जैसे अभी सर ने बोला होता है तो क्या कोर्ट से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है सर? जी कंप्लीटली मिलता है, कंप्लीटली मिलता है। मतलब इन माई ओन एक्सपीरियंस हमने तो देखा है अभी तक रिफंड क्लेम्स, हाँ चलता है लंबा, क्योंकि देखो हमें एक चीज़ ध्यान में रखना चाहिए, 150 करोड़ का पॉपुलेशन आबादी है अपना, तो वहाँ पे टाइम थोड़ा लग जाता है। लेकिन हम बोलते हैं मतलब ऐसा बात नहीं है कि कोर्ट में तारीख पे तारीख ही चलता है। यही जाता है सर, क्योंकि अगर है नहीं, ऐसा है नहीं, क्योंकि अगर एक्चुअली दिस हैज़ बीन स्टीरियोटाइप्ड, अदरवाइज द हार्ड वर्क दैट आवर ऑनरेबल लर्नेड जजेस डू, आई विल बी लेटिंग देम डाउन। वो एक ऑनरेबल जजेस वो 10:30 बजे से लेके 4:30 बजे तक बैठते हैं कोर्ट में, रिलेंटलेसली सुनते हैं, रिलेंटलेसली ब्रेन वर्क करते हैं, लिखते हैं। क्यों करते हैं? ये तो मतलब बैकलॉग्स है, लेकिन कोशिश भी हो रहा है कि इसको किया जाए। थोड़ा टाइम लग जाता है ठीक, लेकिन रिफंड क्लेम्स मिलता है। और जनरली द कोर्ट्स आर वेरी मच सिंपैथेटिक। वंस यू हैव स्टेटेड, वंस यू हैव शोड टू द सेटिस्फैक्शन कि ये मेरा गलती हो गया था या ऐसा कुछ बात हो गया था कि हमारा बस में नहीं था ये बात, कोर्ट इज़ वेरी मच एकोमोडेटिव। ऐसा बात नहीं है। मतलब अगर कोई ह्यूमन एरर है और उसको प्रूव किया जाता है तो डेफिनेटली पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। डेफिनेटली मिलेगा आपको। सर एक क्वेश्चन और आपसे पूछना था सर, कोई बिजनेस है उसका सेल्स टर्नओवर कितना होगा जिस पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं होगा सर? अगर ये सेल ऑफ गुड्स का है तो 40 लाख, और अगर ये सर्विस है तो 20 लाख, मतलब इसके नीचे होना चाहिए। लेकिन दीज आर सपोज टू चेंज विदाउट एनी नोटिस, तो दीज आर वेरी वेरिएबल थिंग्स। सर चलते चलते एक क्वेश्चन है कि जैसा कि हम बंगाल में रहते हैं और देखते हैं यहाँ पर जो टी है, मेन बिजनेस है सर चाय पत्ती, तो चाय पत्ती पर सर कितना जीएसटी लगता है? ये 5% है, फ्लैट 5% है। और अगर आप ग्रीन मतलब सैपलिंग सेल कर रहे हो उसके ऊपर है नहीं, लेकिन बाकी का 5% है। तो सर आप दोनों का हमारे स्टूडियो में आकर आई एम श्योर हमारे दर्शकों को जीएसटी से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो आज के इस वीडियो में मिल गई होगी। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए सर आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो इसी के साथ आज के इस वीडियो को हम एंड करते हैं और आगे इसी तरह की और जानकारी लेकर आपके साथ जुड़ते रहेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।